ओके, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? व्हाट वी डिड बेटा? शुभम, क्या डिस्कस किया था? अच्छा, हैव यू डन दैट असाइनमेंट? सॉल्व किया सबने? No sir, I haven't. सर पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया भाई बेटा? कंप्लीट नहीं हुआ पूरा? ट्राई किया तो सॉल्व करने को? हाँ सर ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था? किसी ने नहीं सॉल्व किया। नाइसा, हैव यू ट्राइड दैट असाइनमेंट बेटा जो हमने आई हैव अपलोडेड ऑन द क्लास 2? No, sir, I haven't tried it. So we'll do one thing. I'll not discuss that assignment today, but before next lecture, na please complete that assignment. Okay. ज़्यादा questions नहीं है. There are 19 questions only. So before next lecture, na complete that assignment. Is it clear, everyone? Yes sir. Okay. So I'll be starting today with a topic. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एनी पॉइंट, एंड द सेम वी हैव डन फॉर पोटेंशियल आल्सो. हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया था एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट. सो वी हैव कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द लाइन पॉइंट्स, राइट? अभी हम डिस्कस करेंगे. Now we'll discuss electric flux. Electric flux. Electric flux. Okay. Now what is electric flux? So अगर हम basic definition इसका देखें, so it is the count of number of field lines which is crossing the given area. किसी भी गिवन एरिया को कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसका काउंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? सो व्हाट वी से बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इट्स अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया, है ना? किसी भी एरिया को कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसका काउंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एम आई क्लियर? अगर मैक्सिमम लाइन पास करेंगे तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा, अगर एक भी लाइन क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा. तो किसी भी गिवन एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं उसका काउंट आपको बताता है क्या? दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से कि मेरा कोई ऐसा सरफेस है, ऐसा मान लेते कोई सरफेस है, मेरा सरफेस इज लाइक दिस समथिंग, ठीक है? और इस पे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इफ दिस इज द वे इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ई न्यूटन पर कूलम का, इस केस में फ्लक्स कितना होगा? एक ये केस ले लिया और एक ये केस ले लिया. लेट्स से द अनदर केस इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन आया और क्रॉस करके ऐसे फील्ड लाइन चला गया, यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे आया और क्रॉस करके ऐसे फील्ड लाइन चला गया. अब मुझे बताइए इस केस में फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में न्यूटन पर कूलम, इस केस में फ्लक्स कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू जीरो कि नॉन जीरो? इस केस में फ्लक्स जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? इन दिस केस बोलो, think on it and then मुझे बोलो. No. हाँ, what will be flux in this case? Will it be zero कि non zero? Zero. Very good. Flux को ऐसे डिनोट करते हैं बेटा phi से. And so phi will be zero. Why? Because मैंने अभी आपको excellent.
मैंने भी आपको बताया कि फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज क्रॉसिंग द एरिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो मैंने फील्ड लाइंस प्लॉट किया है, आर द लाइंस क्रॉसिंग द एरिया कि टचिंग द एरिया? एरिया को टच करके जा रहा है कि क्रॉस करके जा रहा है? टच करके जा रहा है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फील्ड लाइंस इफ दे आर क्रॉसिंग द एरिया, सो दिस फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक अ फ्लक्स। फ्लक्स बनाने के लिए दैट लाइंस हैज टू क्रॉस द एरिया, उस लाइंस को एरिया को क्रॉस करना चाहिए, तभी वो फ्लक्स बना सकता है। यहाँ पे तो ये लाइंस एरिया को क्रॉस कर ही नहीं रहा, वो उसको टच करके जा रहा है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू 0। और इस केस में जो आपका फ्लक्स होगा, इन दिस केस द फ्लक्स विच यू आर हैविंग, दिस फ्लक्स will not be equal to 0, right? So इस केस में फ्लक्स 0 होगा और इस केस में फ्लक्स 0 नहीं होगा, मतलब नॉन जीरो होगा। Why is it so? Because in this case lines are crossing the area. यहाँ पे लाइंस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा, लाइंस आर जस्ट टचिंग द एरिया। So here the flux will be 0 and here the flux will be non-zero. Am I clear with this? शुभम समझ में पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब क्या है? इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग द एरिया। एज यू कैन सी कि इन दिस केस दीज लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग, ये सरफेस के ऊपर जा रहा है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर ये क्रॉस नहीं करेगा, सो दिस विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, whereas in this case lines are crossing the area, and if it is crossing the area, इस केस में फ्लक्स आपका नॉन जीरो है। Am I clear? Am I clear? अब देखो, फिर से हम इस पे दो एरियाज और बनाते हैं। Let me have the two areas here also. And in this case, सब दोनों एरिया सेम है, एरिया में कोई चेंज नहीं है। इस केस में आप देखिए, लाइंस ऐसे आया, ऐसे चला गया, सेम वे। अब मुझे एक बात बताओ, these are the two cases we have which we have done here. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, E न्यूटन पर कूलम, here also E, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है E न्यूटन पर। अब मुझे एक बात बताइए, आउट ऑफ दीज टू केसेस, मान लेते हैं बेटा इसमें फ्लक्स मेरा φ1 है और इस केस में फ्लक्स मेरा φ2 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी आर सेइंग। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेट से φ1 है और इस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेट से φ2 है। अब मुझे बताइए, इन दोनों केस में से कौन से केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है? इज इट मोर इन दिस, और किस में ज्यादा है, किसमें फ्लक्स ज्यादा है? ये दो केसेस हमने प्लॉट किया ना, आप ये वाले केस को और ये वाले केस को एनालाइज करके मुझे बताओ कि फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा कि सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा फ्लक्स? फर्स्ट में। व्हाई इज इट सो बेटा, फर्स्ट में क्यों ज्यादा है फ्लक्स? Because the number of electric field lines are more. ओके, वेरी गुड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली इस केस से ज्यादा है। एज इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, दिस विल मेक लार्जर अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंड दिस विल मेक स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स। एम आई क्लियर? तो फ्लक्स इज बेसिकली द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग द एरिया। जितना ज्यादा लाइंस क्रॉस करेगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, जितना कम लाइंस क्रॉस करेगा फ्लक्स उतना कम होगा। इस केस में फ्लक्स ज्यादा है और इस केस में फ्लक्स कम है। Am I clear? नाइस से समझा बेटा आपको ये पॉइंट? Sir, it will also depend on the area, right? Yeah, it will depend on the area. I'll come to that. But right now I'm just talking about number of field lines. So the case in which there will be more number of field lines, they will have more flux. The case which will have the smaller number of field lines, that will have smaller flux. Is it okay? अंकिता, क्लियर बेटा? एक पॉइंट समझ में आया? Yes. Is it clear to everyone? Yes. Okay. अब देखिए आगे इसमें और बातें करते हैं। Now
थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम एरिया के बारे में। बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड ना, विल डिस्कस स्मॉल अबाउट एरिया। मुझे एक बात बताइए, एरिया जो होता है, ये एरिया कौन सा क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? एरिया कैसा क्वांटिटी है? हाँ, स्केलर की वेक्टर? नहीं बेटा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम स्केलर होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ। सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे एक बात बताइए कि एरिया अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है लेट्स से, और ये ट्रायंगल का लेट्स से कि ये लेंथ वेक्टर है और ये विड्थ वेक्टर है, इसका अगर आप एरिया वेक्टर लिखोगे, इट इज विड्थ वेक्टर हियर, और लेंथ वेक्टर अगर ऐसा है, सो अगर आप इसका एरिया वेक्टर लिखोगे, सो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज लेंथ वेक्टर क्रॉस ऑफ विड्थ वेक्टर, या विड्थ क्रॉस लेंथ, एनीथिंग यू कैन राइट। सो दिस इज माय एरिया वेक्टर, है ना। आपको यहाँ से दिख रहा है कि एरिया कौन सा क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा? विल इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? राइट। सो एरिया वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन देखना है बेटा, एंड दैट टू बी इन 2 डायमेंशनल, पहले देखते हैं। अगर आप देखोगे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, एंड लेट्स से कि मेरा कैसा कुछ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, इसके लिए एरिया वेक्टर या तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, दोनों ही करेक्ट है। ये भी एरिया वेक्टर सही है, ये भी एरिया वेक्टर सही है, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लो, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल के लिए उसी पे स्टिक करो। फॉर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मेरा प्लेन है ना, दिस इज माय प्लेन, राइट। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, इधर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन जो भी होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। Is it okay? So for 2-dimensional object, area vector will be always perpendicular to the surface. It can be perpendicularly outward या perpendicular inward, दोनों ही करेक्ट होता है। L क्रॉस B लिखो या B क्रॉस L लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एक न्यूमेरिकल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन को एरिया वेक्टर एज्यूम किया है, तो पूरे न्यूमेरिकल में आपको अपवर्ड डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा एरिया वेक्टर का। Am I clear? Am I clear with this? Always perpendicular to surface, right? अब अगर ये मेरा जो सरफेस है ना बेटा, इस सरफेस की एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, आइदर इट विल बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दोनों ही चलेगा। नाइस से समझा बेटा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन? समझ में आया डायरेक्शन ये? शुभम, इज इट क्लियर विद द डायरेक्शन एरिया वेक्टर? ओके, नाउ इफ सी, मान लो मेरे पास स्फीयर होता ऐसा, अरे स्फीयर पे नहीं आते, मान लो ये रिंग है ऐसा, तो बताइए इस रिंग का एरिया वेक्टर कैसा होगा? टेल मी दैट। नाइसा, व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर बेटा फॉर दिस रिंग? परपेंडिकुलर टू दिस। करेक्ट। So, इस केस में भी एरिया वेक्टर या तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा या सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे आएगा, दोनों ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एरिया वेक्टर करेक्ट है और ये भी एरिया वेक्टर करेक्ट है। लेकिन अगर आपने एक न्यूमेरिकल के लिए ये एरिया वेक्टर को प्लस माना है, तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल यही एरिया वेक्टर प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट के लिए ये प्लस कर देना, रिमेनिंग पार्ट के लिए ये प्लस कर देना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। So either you can take the upward direction as plus
So for an entire numerical, that will be plus and this will be minus. And if we are taking this as plus, so for the whole numerical, this will be plus. ये minus हो जाएगा मेरे. नाइस है, समझा बेटा आपको ये पॉइंट? इसी तरह दिया निमा क्लियर सबको? त्रिशा? यस ओके. अब देखिए, अब इसमें अगर आपका ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशनल, इफ वी आर हैविंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशनल, अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल होगा, अब क्या करेंगे? अगर आपका 2 डायमेंशनल की जगह पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, अब क्या होगा एरिया वेक्टर? कोई बता सकता है मुझे अब क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर? व्हाट विल बी नाउ? अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल की जगह पे 3 डायमेंशनल हो जाएगा, तो अब एरिया वेक्टर कितना हो सकता, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा एरिया वेक्टर? अब किधर होगा डायरेक्शन? अब भी आप दोनों ले सकते हो, राइट? बट कन्वेंशनली हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर हो जाएगा, इस सरफेस के लिए ऊपर हो जाएगा, ये सरफेस के लिए इधर हो जाएगा. But both will be perpendicular to the surface. Yes, both we can take either upward or downward, but for 3-dimensional geometry conventionally we take area vector outward. कन्वेंशन है ये, है ना? तो ऐसा हम लेते हैं. देखिए ये आपका एरिया वेक्टर हो गया. ये जो फ्रंट सरफेस है इसके लिए ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, बैक सरफेस के लिए पीछे से एरिया वेक्टर निकल जाएगा, है ना? सो अगर आपका ज्योमेट्री 3-डायमेंशनल है, सो व्हाट वी कैन से दैट for 3-dimensional geometry, area vector is directed perpendicular outside the surface, है ना? So for 3-dimensional geometry area vector is always perpendicular outside the surface. तो ये मेरा सरफेस है ना बेटा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को पॉइंट? बाय द वे एरिया वेक्टर का आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो. 2-डायमेंशनल है तो 2-डायमेंशनल के लिए एरिया वेक्टर आप ऊपर ले लो नीचे ले लो चलेगा. 3D 2D के लिए भी आप ऊपर ले लो नीचे ले लो चलेगा. लेकिन अगर आपका ज्योमेट्री 3-डायमेंशनल है तो 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कन्वेंशनली, मार्क में वर्ड, 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कन्वेंशनली हम एरिया वेक्टर को बाहर की तरफ लेते हैं कन्वेंशनली. सो हियर दिस विल बी एरिया वेक्टर. यहाँ पे ये एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर होगा और यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा, राइट? सो कन्वेंशनली फॉर 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री वी टेक एरिया वेक्टर आउटवर्ड. Am I clear बेटा? समझा सबको पॉइंट ये? नाइसा, एनी डाउट इन दिस एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट में? So why not inside? That's why I'm saying बेटा it's a convention. कन्वेंशन का मतलब आप अंदर भी लेके करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कन्वेंशनली हम ऐसा फॉलो करते हैं दैट फॉर 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड. सो दैट्स अ कन्वेंशन. सो जो फॉलो करते हैं हम भी वही फॉलो करेंगे. कन्वेंशनली वी टेक एरिया वेक्टर आउटसाइड फॉर 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री. 2-डायमेंशनल यू कैन टेक बोथ, आउटसाइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड कुछ भी ले सकते हो. लेकिन फॉर एक न्यूमेरिकल यू हैव टू टेक ओनली वन डायरेक्शन, either upward or down. Is it clear? समझ में आया सभी को पॉइंट? शुभम, इज इट क्लियर? एरिया, आई विल रिपीट अगेन. एक बार, हाँ एक बार मैं समराइज कर देता हूँ. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एरिया वेक्टर कैन बी टेकन एनी साइड. डायरेक्शन आप क्या लोगे? प्लेन के परपेंडिकुलर. अगर आपका ज्योमेट्री 2-डायमेंशनल है
तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर ये प्लेन के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है फॉर 2 डायमेंशन। फॉर 1 न्यूमेरिकल यू हैव टू टेक ओनली 1 डायरेक्शन इनटू काउंट। आप अगर अपवर्ड ले रहे हो तो हर बार अपवर्ड ही लोगे, डाउनवर्ड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपका ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल है, 3D ज्योमेट्री है, सो फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एरिया वेक्टर विल बी कन्वेंशनली टेकन आउटवर्ड। तो देखो यहाँ पे मैंने कन्वेंशनली क्या लिया, ये एरिया वेक्टर, this I have taken, this I have taken, this I have taken, this I have taken. So conventionally for 3 dimensional geometry area vector is taken out. Am I clear? नाइसा समझा बेटा आपको भी इसी था ये पॉइंट? Yes, sir. ओके गुड। अब देखिए फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं। राइट नाउ विल बी डीलिंग विद फ्लक्स हियर। मान लो अभी ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है इधर अभी, एंड दिस सरफेस is having area a meter square। बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? व्हाट विल बी इट्स एरिया वेक्टर? क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? आइदर इधर की तरफ या इधर की तरफ, यू कैन टेक बोथ। लेट मी हैव दिस एरिया वेक्टर लाइक दिस। मैं बाहर की तरफ ले लेता हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन टेक एरिया वेक्टर अलोंग दिस लाइन आल्सो, और इसके रिवर्स में इधर भी एरिया वेक्टर बना सकते हो, बट मैं ये एरिया वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं। ओके सो मेरा ये सरफेस था और ये सरफेस में इसका एरिया a मीटर स्क्वायर दिया, सो आई एम टेकिंग एरिया वेक्टर लाइक दिस। एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं, इसके ऑपोजिट में भी ले सकते हैं, मैं ये लेता हूँ एरिया वेक्टर। इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट सभी को? अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे जा रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किया, ठीक, ये ऐसा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किया। इज इट ओके? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है दिस इज ऑफ ई न्यूटन पर कूलम, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मान लेते बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। एंगल कितना फॉर्म किया? थीटा। नाउ व्हाट इज दिस थीटा हियर? थीटा जो इस केस में ले रहे हैं कि ये क्या है? इज इट एंगल between electric field and area vector? क्या ये जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, इज दिस थीटा एंगल द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? क्या उसके बीच का एंगल है? आया ना? समझ में आ रहा है ना सबको कि टफ हो रहा है? ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर आप सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो। मैं कन्वेंशनली आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट मी से दैट दिस एंगल इज थीटा। मैं सब पकड़ के चल, ये एंगल मेरा यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, दिस इज माय थीटा। गेटिंग द पॉइंट? Got the point? Good. शुभम, नाइसा, क्लियर है बेटा? तीसरा सबको इज इट क्लियर? Yes. ओके अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़ो। मुझे बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट थोड़ा टफ है और एडवांस कर रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा इस लाइन की तरफ, व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या हो जाएगा? विल इट बी ई cos थीटा की sin थीटा? E cos E cos थीटा। यस ग्रेट, सुपर। इधर कंपोनेंट हो गया E cos थीटा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? E sin theta. E sin थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया को क्रॉस कर रहा है? इज इट E cos थीटा जो क्रॉस हो रहा है कि E sin थीटा जो क्रॉस हो रहा है? E cos theta. E cos थीटा। मैंने फ्लक्स के लिए क्या बताया था? फ्लक्स इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग द एरिया। गिवन एरिया को जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो फ्लक्स होता है। आप सोच के बताना लॉजिक से, इस केस में एरिया को जो क्रॉस कर रहा है फील्ड, वो कौन सा फील्ड क्रॉस कर रहा है? इज इट E cos थीटा दैट इज क्रॉसिंग कि E sin थीटा क्रॉस कर रहा है? क्रॉस कौन कर रहा है? ऐसा कौन सा क्रॉस कर रहा है बेटा इस केस में? E cos थीटा। वेरी गुड सीता। सो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा will it be equal to E cos of theta into area?
क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, पूरे एरिया से क्रॉस कर रहा है, ई कॉस थीटा पूरे एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, विल इट बी इक्वल टू ई कॉस थीटा इनटू एरिया, है ना। एंड कैन वी से दैट ये जो फ्लक्स बना मेरा, इज इट इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना, जहां पे थीटा क्या है, ऑलरेडी हम सेट कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर हम और थोड़ा इसको लिखे, सो कैन वी राइट दिस एज फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। क्या हम ई ए cos थीटा था, so can we write this as flux is equal to E vector dot of A vector, it's a dot product na, can we write this flux as E vector dot of A vector, ऐसा लिख सकते क्या बेटा, फ्लक्स को E vector dot of A vector, can we write this flux as E vector dot A vector, अंकिता शुभम क्लियर बेटा, E vector dot A vector can we write this as flux, लिख सकते क्या हम लोग, Yes, sir. ग्रेट। अच्छा, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी होगा, विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, Scalar. Scalar. सुपर, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity. And why electric flux is a scalar quantity, because it's a dot product of electric field and area. ये electric field vector और area vector का dot product है, and आपको already पता है कि dot product करने के बाद जो end result मिलता है, that is a scalar quantity. So therefore electric flux is a scalar quantity. Sir, in a particular area, is the number of electric field lines always constant? No, it can change, but right now we are taking the electric field lines are constant throughout the area. If it will change, then we'll have to integrate that. क्लियर बेटा, बट इस केस में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि थ्रू आउट द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव डन सो। अगर नहीं होगा तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर सच रियली जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि पूरे एरिया में, ये इसका मतलब हो गया साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये जो टर्म है इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक इंटीग्रेशन, राइट। साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि पूरे एरिया में क्लोज हम इसको इंटीग्रेट करें। सो फ्लक्स इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, पूरे इसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट राइट नाउ वी आर राइटिंग सो, क्योंकि हम ऐसा लिख रहे हैं कि इसमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज इट क्लियर, नाइसा, समझा बेटा ये पॉइंट? सर, फिर हम लोग ने फॉर्मूला में एरिया क्यों लिया, मतलब why didn't we take the number of field lines? ओके, मुझे एक बात बताओ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक यूनिट एरिया में ई फील्ड्स जा रहा है, यूनिट एरिया में, यूनिट रीजन में ई फील्ड्स जा रहा है, तो पूरे इसमें कितना फील्ड जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाय द कंप्लीट एरिया। आप खुद सोचो, अगर एक फील्ड लाइन जाएगा तो बहुत छोटे अमाउंट में कुछ ना कुछ तो वो एरिया कंज्यूम करेगा। तो एक फील्ड लाइन ने इतना एरिया कंज्यूम किया, तो टोटल कितने फील्ड्स लाइन जाएंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया कंज्यूम बाय वन फील्ड लाइन होगा ना। मान लो कि एक फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया कंज्यूम कर रहा है, तो फ्लक्स एक यूनिट में फ्लक्स कितना बन जाएगा, ई। अब ओवरऑल फ्लक्स कितना बन जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाय द कंप्लीट एरिया विल गिव अस द फ्लक्स। इज इट ओके, समझा मैंने क्या बोला, नहीं सर? Yeah, sir. एक्चुअली अगर आप कुछ देखोगे, एक्चुअल फॉर्मूला जानना चाहते हो, तो फ्लक्स का ये एक्चुअल रिलेशन ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली the cyclic integration of electric field vector dot area vector। cyclic integration का मतलब हो गया कंप्लीट एरिया में आप इंटीग्रेट करोगे। बाद में चल के मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको इसके बारे में, नॉट इन वेरी डिटेल। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन। दिस टर्म जो है ना, ये टर्म का मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन।
So basically electric flux is the cyclic integration of electric field vector dot of area vector. Am I clear? समझ में आया सभी को ये पॉइंट? नहीं सर, क्लियर हो गया बेटा ये बात? सो फ्लक्स आपने क्या लिखा यहाँ पे, समराइज हियर. फ्लक्स क्या है? इज इट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ऑफ व्हाट एरिया वेक्टर? यही फ्लक्स था ना. सो फ्लक्स कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. ये मेरा फ्लक्स. सो फ्लक्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर की वेक्टर? कौन सा क्वांटिटी हमने पीछे लिख लिया था? ये कौन सा क्वांटिटी हो गया बेटा? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी ना? ये अगर आप देखोगे तो ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. ओके, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स यूनिट? EA into cos theta. बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताइए कितना होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? बोलो. न्यूटन पर कूलम. यस, बोलो तो सही. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर. ये cos Newton meter square per coulomb. से यहाँ से फ्लक्स का यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ फ्लक्स electric flux is Newton meter square per. समझ में आया सभी को? अंकिता, त्रिशा, क्लियर बेटा ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में? इशिता? Yes, sir. Okay. It's a count. I'm again reminding. It's a count of number of field lines that are crossing the area. फॉर्मूला क्या बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? एरिया वेक्टर डॉट ए वेक्टर. चलो क्वेश्चंस करेंगे इस पे फटाफट. मुझे एक बात बताइए, मेरा मान लो कोई सरफेस ऐसे दिया मैंने, पूरे एरिया में जा रहा है. मैं पूरा प्लॉट नहीं करूंगा, सिंबॉलिकली एक ही दो दिखा दूंगा. सो लेट्स से इसका एरिया मुझे मालूम है 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है. ऐसे जा रहा है. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही है, मान यूनिफॉर्म है, पूरे रीजन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है. लेट्स से दिस इज ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम पूरे इसमें. और ये जो लाइंस है ना, वो यहाँ के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री. आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स करिए कैलकुलेशन. आया किसी का आंसर? एनीवन हैज गॉट द
आंसर Just a minute. कितना है बेटा? Yeah, sir, I got it. So what will be the answer here? 10 Newton meters square. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी EA इनटू cos ऑफ थीटा. सो फ्लक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया मैंने? 10. So this is 10 into area 2 into cos. What will be theta here? 30. 30. 30? 60. 60. Superb, nice, excellent. Area vector इधर है. So I told you to get the angle between area vector and electric field. Just to confuse you, I have given this angle. So area vector is always perpendicular to the surface ना. ये मेरा surface है, तो area vector surface के perpendicular जा रहा है बाहर की तरफ. So this angle theta was the angle between electric field vector and area vector, which is 60 in this case, not 30. तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या प्लेस कर दोगे? 60. So flux कितना हो जाएगा? 10 into 2 and cos 60 is 1/2. So this will get cancelled. So from here flux will be equal to 10 Newton meter square by. Is it clear? Sir, does this mean that in an area of 2 meters square, there will be 10 electric field lines? If one electric field line is of 10, of course. देखो ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने का है? 10 का है ना. 10 न्यूटन टोटल है. So आप अगर देखोगे इसका मतलब क्या है कि टोटल एरिया से कितने फ्लक्स यानी कितना फील्ड पास कर रहा है. तो टोटल एरिया से कितने फील्ड पास करेंगे? 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इज इट क्लियर बेटा? नाइस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली दैट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. मतलब किसी भी गिवन एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे. इफ इट इज फील्ड लाइंस, इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया कितना होगा. सो फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया करोगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा. गॉट द पॉइंट बेटा? समझा आपको व्हाट आई एम सेइंग? नाइस है, समझा? शैल आई रिपीट अगेन? Yes, sir, can you repeat again? या सी, यहां से आप समझो फ्लक्स कितना मिला आपको. द फ्लक्स विच वी आर हैविंग इज 90 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसका मतलब क्या है? फ्लक्स वी आर हैविंग 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. आगे चल के आपको बताऊंगा मैं कि ये बेसिकली एनर्जी का फ्लो है. दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो फ्लक्स का मतलब हो गया कि गिवन एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं. एक फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन, तीन फील्ड लाइन, कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, राइट? सो दिस मच तो उसके लिए आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग द गिवन एरिया. वो आपको ये बताएगा कि कितने फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं. सो अमाउंट ऑफ फील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस है, क्योंकि मुझे इसी एरिया से चाहिए. तो टोटल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया विल गिव यू द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, and that will indicate that what is the number of field lines that are crossing the given area. Is it clear? समझ में आ गया point what I said? Yes. चलो next. Let's say ये मेरा सरफेस ऐसा है. Like this. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. and this is of 10 न्यूटन पर कूलम. एरिया मान लो दिया मैंने आपको 2 मीटर स्क्वायर का. एंगल जो फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री. फाइंड फ्लक्स. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बोलिए, what will be electric flux in this case?
Is it 10? बाकी और किसी का आंसर आया? What will be electric flux beta in this case? How much? 10. 10. Okay. नाइस सर, तुम्हारा कितना आ रहा है फ्लक्स? Nice sir, what will be flux in this case? कितना आएगा बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और ये ऐसा प्लेन और ऐसा फील्ड लाइन से एरिया वेक्टर बाहर है। जब आप फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। मुझे आप एक बात बताइए, इस केस में व्हाट इज थीटा? 60. 90। ये मेरा प्लेन था, ऐसा डायग्राम में नहीं दिख रहा आपको ढंग से, और ऐसा आपका लाइन से, और लाइन से यहाँ से बन रहा है 60, एरिया वेक्टर बाहर है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? इज इट 90 डिग्री द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड हियर? Yes or no? Sir, can you explain again why 90? Okay, see, this is your surface, हाँ बेटा, ये मेरा surface था, and this is my field lines going like this. ये मेरा ऐसे field lines था, properly नहीं दिख रहा है आपको, और ये field lines यहाँ horizontal से angle बना रहा था 60 डिग्री का। अब मुझे एक बात देखो, area vector surface के बाहर है। Now you tell me here, what is the angle made by this area vector with this surface? ये मेरा area vector है ना, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? इज इट 90 डिग्री? Yes. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? अच्छा, इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्योंकि पास एक भी नहीं कर रहा, सब टच करके जा रहा है, फ्लक्स कितना हो जाएगा इस केस में? इट बी 10 into 2 into cos 90. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 ना। इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम? होगा फ्लक्स इस केस में 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Yes. ओके, ग्रेट, नाइस है। क्लियर बेटा, आपको ये फ्लक्स समझ में आया? Yes. आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेता हूँ 12th का, जो जेई ने भी पूछ के रखा है। दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग फॉर यू। आपको फ्लक्स बताना है बस। ये मेरा दो सरफेस है, लाइक दिस, ऐसा सरफेस है, और इसमें से फील्ड लाइंस पूरा जा रहा है यूनिफॉर्म। मान लो ऐसे फील्ड लाइन जा रहा है पूरे सरफेस में, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच फील्ड लाइंस आर गोइंग, और पूरे इस सरफेस पे जा रहा है यूनिफॉर्म रेट्स, इधर इधर सब जगह सेम जा रहा है ना? ये जो क्यूब है, और क्यूब का साइड ए दिया है, एंड इट्स अ क्यूब बाय द वे। आपसे पूछा गया फाइंड टोटल फ्लक्स गोइंग थ्रू दिस क्यूब। फाइंड flux through this cube. करिए, इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? कितना फ्लक्स जाएगा?
करें एक एक करके, सारे सरफेस पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये सरफेस पे कंसंट्रेट करो। कौन सा सरफेस? ये ABCD, ये वाला सरफेस दे दो, ABCD, ये सरफेस। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस सरफेस। अच्छा, मैंने बताया था 3D में एरिया वेक्टर बाहर जाता है, इसमें एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। So, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? बोलो सब लोग बोलना तभी करेंगे। एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है। सो व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस? कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 180, करेक्ट। इस केस में थीटा आपको 180 डिग्री है। सो व्हाट विल बी फ्लक्स हियर? दिस इज EA इनटू व्हाट? cos थीटा। फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA स्क्वायर इनटू cos ऑफ व्हाट? 180। cos 180 इज व्हाट? cos 180 का वैल्यू कितना होता है? इज इट -1? सो फ्लक्स φ1 कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू E इनटू A स्क्वायर? होगा E minus E into A square. If we want to write the unit, we can write this also. Newton meter square per coulomb. और हाँ बोलो। अगर हम एरिया वेक्टर दूसरे साइड पे लेते तो? हाँ, दूसरे साइड अंदर की तरफ। You are saying here अंदर की तरफ बोल रहे हो क्या? हाँ। मैंने क्या बताया बेटा अभी? जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया ना कि अगर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम कन्वेंशनली एरिया वेक्टर किधर लेते हैं? हाँ, राइट, दैट इज जो आप बोल रहे हो ना वो 2 डायमेंशनल के लिए होता है। बट इफ वी आर डीलिंग फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम एरिया वेक्टर किधर लेते हैं? आउटसाइड ना, कन्वेंशनली। इस सरफेस के लिए आपका एरिया वेक्टर इधर ही होगा। देखिए ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस सरफेस पे कंसंट्रेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस सरफेस पे? 180। बट अगर हम वो दूसरे बोलो बोलो, आई कैन हियर यू। अंकिता बोलो बेटा, आवाज आ रहा है? नाइसा, तुम्हें समझा ये पॉइंट क्यों व्हाई आई हैव टेकन माइनस हियर एंड cos 180 का वैल्यू कैसे माइनस हो गया? और सब सरफेसेस पे अंदर लेके तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे अंदर ले लो, सब पे बाहर ले। मैंने वही बोला ना, कन्वेंशनली ऐसा करते हैं। इफ यू वांट टू टेक इट ऑपोजिट आल्सो नो इशू, बट मेरा सजेशन होगा कि जो कन्वेंशनली है आप वही फॉलो। आपको उल्टा करना है उल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? ओके, अब चलो ये सरफेस पे चलते हैं, CFED। अगर हम ये सरफेस पे चले CFED, अब देखिए, सो कन्वेंशनली एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताओ इस सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? फॉर दिस सरफेस CFED, ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? व्हाट इज द एंगल हियर? 90। सुपर बेटा, 90 डिग्री। यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ2 लेट से E into A into cos of 90। now what is cos 90? cos 90 कितना होता है? दैट इज 0 ना। इस सरफेस पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ2 विल दैट बी इक्वल टू 0? अगर आप इस सरफेस पे लिखोगे तो φ2 कितना हो जाएगा? सो फॉर दिस सरफेस φ2 विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा φ2 ये सरफेस के लिए। विल इट बी द केस? अब चलिए ये सरफेस पे चलते हैं, EFGH, ये सरफेस पे EFGH बाहर वाले पे। अब ये सरफेस पे देखो, क्या एरिया वेक्टर बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है फॉर दैट सरफेस? द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना है इस सरफेस पे? 0 डिग्री। इस सरफेस पे जो फ्लक्स हो जाएगा φ3 कितना हो जाएगा? E into A into cos of theta। सो φ3 कितना हो जाएगा? E into what? A स्क्वायर cos of cos 0 का वैल्यू कितना आता है? 1। सो φ3 कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू
E into a square. phi 3 कितना हो जाएगा? E into a square. Will it be for the surface EFGH? ये बार वाले सरफेस पे होगा ये केस? शुभम, yes or no? Yes. Okay. Now go for this surface CFGAB. बोलिए, ये जो सरफेस है CFGB, बताइए क्या होगा इसको? What is the angle made by area vector from magnetic electric field? 90. 90 again, right? 90 यहाँ पे भी बना रहा है. Here also if you want to get the theta, so theta यहाँ पे भी 90 होगा, तो फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 E into A into cos of 90, and as we know cos 90 is what? 0. इस सरफेस पे जो आपका फ्लक्स 4 हो जाएगा, will it be equal to 0 of Newton meter square per coulomb? होगा. अब मैं बाकी सरफेस को डायरेक्टली बोलूं तो चलेगा क्या? आप मुझे एक बात बता दो, अगर आपका सरफेस ये लेते हो ABGH, नीचे वाला सरफेस, इसमें एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 ना. सो फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 0? 0 होगा. फिर से आप देखो नीचे वाला सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर नीचे है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में अगेन एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 90. सो इफ इट इज 90, तो क्या ये वाले नीचे वाले सरफेस पे फ्लक्स नहीं जाएगा? दैट विल बी 0. हाँ या ना? ओके. अब मुझे एक बात बताओ, पीछे वाले सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है? ये पीछे वाला सरफेस व्हिच इज व्हाट? DEHA, कितना फ्लक्स जाएगा? एंगल कितना होगा पीछे वाले सरफेस पे? What will be theta on the back surface? ये जो पीछे का सरफेस देख रहे हो DEHA, रिवर्स पीछे का सरफेस, एंगल कितना फॉर्म करेगा उस सरफेस के साथ? What will be angle there? कितना एंगल होगा? तो बता दो मुझे, कितना एंगल फॉर्म करेगा पीछे वाला सरफेस DEHA? 90. 90 अगेन. अगर 90 क्या, तो फ्लक्स 6 भी कितना हो जाएगा? 0 ना. अब देखो, अब मुझे एक बात बताइए, फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर. नाउ इफ इट इज स्केलर, सो कैन वी से that total electric flux is equal to flux 1 plus flux 2 plus flux 3 plus flux 4 plus flux 5 flux 6. अगर आप टोटल फ्लक्स निकालोगे, सिंपली ऐड करना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी प्लस 0 माइनस ऑफ E स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. ये भी कैंसिल हो जाएगा. Now if these two terms are getting cancelled here, so finally result कितना आ जाएगा? Will it be equal to 0 Newton square per coulomb, Newton meter square per coulomb? है ना? Yes. इस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. कोई फ्लक्स पास नहीं, देयर विल बी नो फ्लक्स. और इसको सिंपली हम ऐड क्यों कर रहे हैं? सो वी आर एडिंग बिकॉज़ वी नो दैट फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड एज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी वी कैन ऐड देम सिंपली आप उसको ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So what does zero flux mean? इंप्लाइज कि जितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे थे उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल गए. इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटर किया उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से बाहर होगी. नेट इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रहा, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0. वेरी गुड नाइसा. बाय द वे, फ्लक्स इज नथिंग बट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर फ्लक्स इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इंटर कर रहा है, मतलब फ्लक्स इंटर कर रहा है और उतना ही फ्लक्स लीव कर दे रहा है. So, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर चला गया, मतलब इसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचा नहीं, जितना आया उतना चला गया. So therefore flux is 0. Is it clear? समझ में आया what I'm saying? ऐसा समझा बेटा कि क्या बोल रहा हूँ मैं? So that won't depend on the material on with which the thing is made.
or if it is hollow or solid? Electric field depends upon that. मैं आपको चल के थोड़ी देर में बताता हूँ. It will depend in a sense, बेटा एक सेंस में वो डिपेंड करेगा. But right now the material which we are having ना, उसमें जितने field lines enter कर रहे उतने ही field lines बाहर जा रहे. जितना एनर्जी एंटर किया उतना ही एनर्जी बाहर चला गया. उसके लिए ये मटेरियल कोई भी काम नहीं कर रहा. So the total energy which is entering to the surface is the energy which is leaving the surface, and therefore the net electric flux inside the surface will be zero. Am I clear? हाँ, अगर हम इसके अंदर चार्ज प्लेस कर देंगे ना सरफेस के अंदर, तब जो फ्लक्स बनेगा वो मटेरियल पर डिपेंड करता है. बाहर वाले फील्ड की वजह से मटेरियल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. Am I clear? Yes. Great. नोट कर लो फिर आगे बात. Sir, can you go to the next slide? Yeah. Done, sir. Okay. समझ में है? आयशा आपको समझा बेटा? Why is it zero and what is the meaning of this zero? Sir, what about hollow and solid? Will it depend on? I will come to that. Just a second. मैं उस पे आता. Right now the thing is, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जितने फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतने ही फील्ड लाइंस लीव कर रहे हैं. तो जितना इंटर किया उतना ही लीव किया. सो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो. इंप्लाइज व्हाट? जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट हुआ, अंदर गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर गया. सो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज देयर इनसाइड. सो देयरफॉर फ्लक्स इज जीरो. है ना? इसको समझाने के लिए ना रेस्निक हिलेडे में एक फिजिक्स की बहुत फेमस बुक है, रेस्निक हिलेडे एंड क्रेन, फॉरेन ऑथर है. उसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया. मैं वो एग्जांपल कोट करता हूँ, सुनना ध्यान से. एक पाइप ले लो. पाइप को मैंने क्या किया, मोटर से कनेक्ट कर दिया. सो पाइप में जितने पानी आया, पाइप में उतना ही पानी बाहर निकल गया. तो पाइप के अंदर कुछ पानी बचा क्या? पाइप से पानी आया और पाइप में पानी आया और पाइप से पानी चला गया. तो पाइप के अंदर कुछ पानी जनरेट हुआ क्या? नहीं ना. सो देयरफॉर नेट वाटर सप्लाई कितना हो जाएगा? जितना इंटर किया उतना एग्जिट किया. पाइप की वजह से कुछ भी नहीं हुआ. सो देयरफॉर दैट इज जीरो. लेकिन इमेजिन करो कि अगर पाइप के अंदर ही कोई मोटर लगा होता, तो वो पानी जनरेट करके बाहर फेंकता, तो फ्लक्स बनता. लेकिन यहाँ पे क्या है? पानी आया, पानी गया. सो नेट पानी का एक्युमुलेशन इज जीरो. सो देयरफॉर देयर इज नो फ्लक्स. इज इट क्लियर? Yes. ओके, चल आगे बात करते हैं. बेसिक चीजें कर रहे हैं फ्लक्स के बारे में. मैं एक्सप्लेन करता हूँ सॉलिड पे क्या कॉन्सेप्ट. आप सिर्फ फ्लक्स को देख के इतना ही दिमाग में रखना कि फ्लक्स इज बेसिकली द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग द एरिया. फील्ड लाइंस क्रॉस करने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉस करा, दैट्स इट. इट्स अ क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया. अगर एनर्जी इंटर किया, एनर्जी लीव कर दिया, सो नेट एनर्जी का फ्लो जीरो हो गया. And as there is no flow of energy, so therefore जितना इंटर किया उतना ही लीव कर दिया. So that's why flux becomes zero. देखिए, मान लो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ. मान लो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर तो लेट दैट. एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस r दिया है
और यहाँ पे सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया क्यू कूलम, प्लस क्यू कूलम का। सो एक रेडियस है और यहाँ पे सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया प्लस क्यू कूलम। नाउ व्हाट विल बी द फ्लक्स? फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। बताइए जरा क्या फ्लक्स होगा स्फीयर के थ्रू? What will be the flux through sphere? कितना हो जाएगा बेटा बताइए? फ्लक्स क्या होता है? Is it equal to E vector dot of area vector? होता है, अभी तुम्हें साइक्लिक डायरेक्टली बताता हूँ मैं। फ्लक्स कितना हो जाएगा? Will it be equal to cyclic integration of electric field vector dot area vector? ये आपका फ्लक्स हो जाएगा ना। और फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, सिंस ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, सो डी ए वेक्टर विल बी आउटवर्ड। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में इस केस में कितना एंगल फॉर्म करता है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म करता है? 0 डिग्री। इस केस में थीटा आपका जो फॉर्म होगा वो 0 डिग्री होगा। सो व्हाट वी आर हैविंग, फ्लक्स इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इनटू डीए एंड cos 0 इज 1। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। विल इट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? यहाँ प्लेस कर दीजिए। सो d phi इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू dA। मुझे बताओ क्या इस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्योंकि यहाँ का भी दूरी आ रही है, यहाँ का भी दूरी आ रही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रही है। सो एवरी पॉइंट द डिस्टेंस इज सेम व्हिच इज r। सो अगर सेम है मतलब एवरी पॉइंट पे ना देयर विल बी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर 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 सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। सो इफ इट इज कांस्टेंट, ना टेक दिस आउट। अगर आप बाहर रिमूव करोगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square into cyclic integration of what? dA। समझ में आ गया? Why I've taken that constant? क्योंकि r हर जगह पे सेम है। यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी हर जगह पे डिस्टेंस आ रहा है। सो अगर हर जगह पे डिस्टेंस r होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे सेम होगा, 1/4 pi epsilon naught q by r square। So this whole term is a constant, so therefore we are taking this out। ये पूरे टर्म को बाहर निकाल दिया। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? डी। एम आई क्लियर? ऐसा समझा मैंने इंटीग्रेशन के बाहर क्यों निकाला? हाँ सर। ओके, अब देखिए फ्लक्स कितना आ जाएगा? सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। बोलिए एरिया के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? What will be the integration of area? Will it be equal to 4 pi r square? Sphere है ना? So flux कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught q by r square into इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा? Will it be equal to 4 pi into r square? This 4 pi and 4 pi will get cancelled। ये r square से r square cancel हो जाएगा।
सो फ्रॉम फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा होगा बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम बताओ, तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इसके अंदर का मीडियम, तो क्या इसके मीडियम पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? epsilon naught is what? It is the permittivity of medium ना, so epsilon naught is the permittivity of medium। तो इसके अंदर कौन सा मीडियम है, क्या इस बात पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा? आंसर इज यस। अगर आप इसके अंदर कोई और मीडियम डाल दोगे तो एप्सिलॉन की जगह पे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, उस मीडियम का परमिटिविटी, तो फ्लक्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो अंदर कौन सा मीडियम है इस बात पे भी फ्लक्स डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बोला तो थोड़ा होल्ड करो, समझेगा। Is it clear? Sir, only if the charge is placed inside the object. Inside the object, then it will depend. And if the lines are coming from outside ना, then जितने lines आएंगे अगर उतने ही lines बाहर चलेगी, absorb कुछ भी नहीं हुआ, तो फ्लक्स आपका जीरो होगा। जितने lines आएंगे उतने गए तो फ्लक्स जीरो, जितने lines आए उतने गए तो फ्लक्स जीरो। अगर मान लो इधर से 10 लाइन आया, उसमें से 2 लाइन ऑब्जर्व होकर 8 लाइन गया, तब फ्लक्स होगा। बट द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच इज कमिंग इज इक्वल टू द लाइंस व्हिच इज लीविंग, then in that case there will be no flux। Is it clear? सर यहाँ पर अगर हम साइक्लिक इंटीग्रेशन नहीं भी करते थे तो भी हमें सेम ही आंसर। साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब पूरा एरिया का इंटीग्रेशन, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही आने वाला है ना, क्योंकि सॉलिड स्फीयर लिया है हमने। Sir, can you go to the previous slide for me? Yeah. Okay, thank you. Getting the point? हो गया क्लियर बेटा, समझ में आया? शुभम, नैशा, अंकिता, क्लियर बेटा यहाँ तक? चले मूव अहेड। Yes. अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, ध्यान रखना, अगर आप अंदर पॉजिटिव चार्ज रखते तो फ्लक्स इज पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी बाहर जा रहा है। इस केस में आप देखिए फ्लक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से कि मेरा जो स्फेरिकल सरफेस है ना, वो भी कुछ ऐसा है। So we are having a spherical surface like this, and the radius here is r, और इसके सेंटर पे मैंने एक माइनस चार्ज प्लेस कर दिया। अब करिए फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स।
ओके करें, फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ऑफ व्हाट, एरिया वेक्टर। नाउ सी इट्स अ माइनस चार्ज हियर, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाता है ना, बट माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल कम टुवर्ड्स दिस, और ये आपका एरिया वेक्टर है, राइट। सो अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, नाउ व्हाट विल बी फ्लक्स हियर, इलेक्ट्रिक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड into dA into cos of theta। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है, इज इट 180 डिग्री हियर। अब देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग टुवर्ड्स दिस, एरिया वेक्टर बाहर है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, इज इट 180 डिग्री। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA और cos of 180 डिग्री, करेक्ट। अब रख दो सारा रिलेशंस यहाँ, cos 180 इज -1 बेसिकली, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square into dA into cos 90 is what, cos 180 is -1, कि एंगल आपका 180 था, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटे, -q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r square इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dA। सो dA को इंटीग्रेट करोगे 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा, सो व्हाट विल बी फ्लक्स फ्रॉम हियर, -q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r स्क्वायर, dA को इंटीग्रेट करोगे अगेन विल बी हैविंग द सेम 4 पाई into r स्क्वायर, नाउ दिस r स्क्वायर विल गेट कैंसिल, ये 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सो फ्लक्स इधर से कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ q by r। माइनस का मतलब हो गया कि एनर्जी इसके अंदर आ रहा है, प्लस का मतलब है कि एनर्जी इससे बाहर जा रहा है ना। सो अगर आप सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फ्लक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। सर आपने वहां पर -q क्यों नहीं लिखा, क्या बेटा, ये -q पूछ रहे हो क्या, स्टेशन के अंदर आपने वहां पर माइनस, हाँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा दिया ना, तो माइनस क्यों लिखूं, याद है ना, हमने डिस्कस किया था कि इफ यू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, सो यू डोंट नीड टू राइट द माइनस साइन, अगर आप डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, इज इट क्लियर। सो ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, एंड देन वी हैव रिटन दिस साइन। सो अगर आप डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो अब आपको माइनस लिखना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्शन दिखा देते हो तो सिर्फ प्लस लिख दो, काम चल जाएगा। Is it clear? नाइस है, समझा बेटा आपको पॉइंट, गुड। So, अगर आपका चार्ज प्लस होगा इन दैट केस फ्लक्स इज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव ना चार्ज अगर, तो फ्लक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एनर्जी इज गोइंग इनसाइड, एंड इफ इट इज पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज कमिंग आउटसाइड, ये इसका सिग्निफिकेंस, राइट। So if the charge which is being placed inside the surface, if it is positive, then in that case the flux which will be having will be plus, and if the charge which is placed inside this surface is negative, in that case flux will be negative, so energy is coming inside, and positive का मतलब कि energy is going outside, okay, clear। ठीक है, अब देखो, लेट्स से द थर्ड केस व्हिच वी आर टेकिंग, एक केस और इसका डिसाइड देखते हैं। मान लो कि आपका ये सरफेस है, एंड दिस इज योर सरफेस हियर, और ये सरफेस का लेट्स से दैट आई हैव टेकन द रेडियस एज r, है ना, और मैंने चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया है,
प्लस क्यू सरफेस के बाहर। अब बताइए कितना फ्लक्स होगा? फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस। बताओ सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा इस केस में? इसी तरह समझा बेटा आपको लास्ट पॉइंट, फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, ध्यान रखना बेटा, आई रिपीट अगेन, अगर अंदर चार्ज आप प्लस रखते हो उस केस में फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर आप अंदर चार्ज माइनस रखते हो उस केस में फ्लक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैंने क्या किया है कि ये मेरा सरफेस है और मैंने चार्ज को सरफेस के बाहर रखा है, यहाँ रख दिया, अंदर नहीं रखा, बाहर रखा। अब बताइए कितना फ्लक्स होगा? Sir, I think 0 होगा। वाई बेटा? सर बिकॉज हर पॉइंट पे एक और एक पॉइंट है जो एक जगह से पॉजिटिव होगा और एक जगह से नेगेटिव। एक्सीलेंट। क्या ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि जितना लाइंस इसकी वजह से अंदर जाएगा, क्या उतना ही लाइंस ये सरफेस को छोड़ के भी बाहर निकल जाएगा? कैन वी थिंक दिस वे ऑल्सो? देखिए, जितने लाइंस इस सरफेस में इंटर किया इस चार्ज से, प्लस प्लस चार्ज था तो लाइंस ऑब्वियसली इंटर करेगा, दूर जाएगा। सो क्या जितने लाइंस इस सरफेस में इंटर हो गए, क्या उतने ही लाइंस ये सरफेस को छोड़ के भी बाहर निकल गए? तो नेट लाइंस कितना हो जा रहा है? 0। तो क्या इसकी वजह से इस केस में फ्लक्स 0 होगा मेरा? ऐसे कैन वी थिंक लाइक दिस ऑल्सो? ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि अगर मेरा चार्ज यहाँ रखा मैंने और ये मेरा सरफेस है, तो इस सरफेस में जितने फील्ड लाइंस इंटर कर रहे थे उतने ही अमाउंट में फील्ड लाइंस इसको छोड़ के भी बाहर जा रहे हैं, तो नेट फील्ड लाइंस 0 था, देयरफॉर फ्लक्स 0 होगा। Am I clear? Am I clear? Yes or no? है ना? तो क्या यहाँ से हम एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली बनाए? कैन वी मेक अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर? चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस, charge placed outside surface will not make will not contribute in net flux. Am I clear? अगर आपको नेट फ्लक्स के बारे में सोचना है तो फॉर नेट फ्लक्स के लिए आपको चार्ज को सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आप चार्ज को सरफेस के बाहर रखोगे तो ये बाहर वाले चार्ज की वजह से सरफेस में कुछ भी नेट फ्लक्स बनेगा, नेट फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों नेट फ्लक्स नहीं बनेगा? क्योंकि जितने लाइंस इंटर करेंगे उतना ही लाइन सरफेस को लीव करके जा रहा है, सो देयरफॉर देयर इज नो नेट फ्लक्स। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को पॉइंट? तो फ्लक्स बनाने के लिए कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? जो चार्ज सरफेस के अंदर है कि जो चार्ज सरफेस के बाहर है? हाँ, इसी तरह कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा बेटा? द चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस की आउटसाइड द सरफेस? Inside. इनसाइड। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इसको गॉस लॉ बोलते हैं एक्चुअली। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज बताओ। Sir, can you go back? पर अगर ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रख दिया तो? नहीं, तो भी नहीं। सरफेस के थोड़ा भी अंदर रखा तो बनाएगा, बाहर रखा तो नहीं बनेगा, सरफेस पे भी रखा तो नहीं बनाएगा। इट शुड बी जस्ट इनसाइड द सरफेस। Got the point?
Is it clear? समझ में आ गया पॉइंट बेटा सबको? Yes, sir. So can we say one thing कि जो फ्लक्स के लिए आप बात कर रहे हो, so फ्लक्स के लिए कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? Which is, if I will be saying this, तो क्या हम बोल सकते हैं? Q in by epsilon naught. बोल सकते हैं? Now what is this Q in? This is why charge inside surface. ये जो लिख रहे हो आप यहाँ पे, what is this? Charge inside surface, है ना? This can be cleared from here. So, ये अगर आप चार्ज यहाँ देख रहे हो प्लस q कूलम का, so for this plus charge the amount of lines which are entering is the amount of lines which is leaving. जितने lines enter करेंगे उतने leave करेंगे. So therefore there will be no flux, right? So can we say this flux is equal to, which is charge inside by epsilon naught. Q in implies what? Charge inside the surface. Am I clear? So flux is equal to charge which is inside the surface by epsilon naught. And this epsilon naught is what? Permittivity of free space. Is it clear? देखो मैंने जानबूझ के लिखा है Q in. Q in का मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस. अगर आप चार्ज को आउटसाइड रखोगे सरफेस के बाहर तो नहीं बनाएगा वो फ्लक्स. So if it has to make net flux ना, तो net flux बनाने के लिए that charge needs to be placed inside the surface. If it is outside the surface, will not contribute in flux. Am I clear बेटा? ऐसा समझा ये पॉइंट आपको? Why I have written Q inside? Yes. लिख लो सब लोग, फिर आगे बात करें. चार्ज इनसाइड इज वेरी क्रिटिकल. जो चार्ज आप अंदर रखोगे वही चार्ज फ्लक्स बनता है. समझ में आया सबको? समझ में आया सभी को पॉइंट ये? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आपको एक रिलेशन मिला यहाँ से, that flux is equal to which is charge inside the Gaussian surface by epsilon naught. और एक और फ्लक्स का क्या डेफिनेशन आया था? Is it cyclic integration of E vector dot dA vector? This is my equation number 1. This ये रिलेशन आया. देखो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. दूसरा क्या था? फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर. ये दोनों रिलेशन हमने डिस्कस किया है. यस और नो? फ्लक्स इज इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट एंड फ्लक्स इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर. ये दोनों डिस्कस किया ना हमने. अगर आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, सो कैन वी से बाय कंपेयरिंग equation 1 and equation 2. इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो. देखो इन दोनों इक्वेशंस का एलएचएस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन कंपेयर आरएचएस. सो कैन वी से दैट ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर will be equal to charge inside the Gaussian surface by what? Epsilon.
दिख रहा है, E vector dot dA vector, electric field vector dot dA vector is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon. यही जो लॉ है, this is called Gauss law. गॉस लॉ, ये आपका गॉस लॉ है। और बाद में मैक्सवेल ने इसी गॉस लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। तो ये मैक्सवेल के जो 5 इक्वेशंस है उसमें से एक इक्वेशन ये है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जो लाइट आप देखते हो ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने 5 इक्वेशन बनाए थे, कंबाइन किए थे। उस 5 इक्वेशन में से एक इक्वेशन ये है आप गॉस लॉ। Cyclic integration of electric field vector dot area vector is equal to what? Charge inside Gaussian surface by, charge inside Gaussian surface by epsilon naught. समझ में आया बेटा एक पॉइंट? इज इट गेटिंग क्लियर? इज इट क्लियर? नाइसा, समझा एक पॉइंट यहाँ तक बेटा? शुभम, अंकिता, त्रिशा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. So Gauss is a scientist. Yeah, he was a very famous scientist. इसने बहुत काम किया इसके ऊपर। Gauss is a scientist. और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है इसमें। So the Gauss law says that cyclic integration of E vector dot dA vector is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught, where this epsilon naught stands for permittivity of free space. Am I clear? आगे और बात करें। ओके बेटा, करें आगे डिस्कस। चलो आगे बात करते हैं। लेट मी मेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। मान लो एक ऐसा सरफेस है, इधर चार्ज प्लेस कर दिया 2 कूलम का, 5 कूलम का, -1 कूलम का, आगे प्लेस कर दिया 8 कूलम का। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस। ओके, कैसे करेंगे इसको सॉल्व?
फ्लक्स क्या था? आपसे फ्लक्स पूछा है ना मैंने, फ्लक्स क्या करोगे आप इस केस में? फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? शुड आई टेक 8 कूलम आल्सो? अंदर के लिए काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करना है. नहीं, बिकॉज ये 8 कूलम तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, दिस इज ऑफ नो यूज. मैंने ऐसे ही दे दिया था इसको. सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? चार्ज इनसाइड विल बी 5 + 2 and this is -1 by what? Epsilon naught. So flux कितना हो जाएगा? 5 + 2 is 7 - 1, so this is 6 by epsilon naught. Right? If you want to place, you can place the value of epsilon naught 8.85 × 10⁻². but ठीक है, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ. Newton meter square per coulomb will be the flux. So flux will be equal to 6 by epsilon naught Newton meter square per coulomb. आया था आंसर? नहीं सर तुम्हारा? Have you got the answer? Yes, sir. Okay. Trisha, Dia, Dia is not. Dia is there. Trisha, Dia, Ankita. Yes, sir. Okay. Yes, yes, sir. Very good. अब करो. अब थोड़ा सा एक जेई मेंस का क्वेश्चन देता हूँ. वेरी गुड बेटा. अगर ये डाइजेस्ट हो गया जो मैंने आज पढ़ाया है, इट्स अ बिग डील. So once can you go back? Yeah. I'll suggest you to revise again and again. Done. Let's say एक रॉड है. Can you go over to the previous slide for me? Here it will also depend on where inside the charge is kept. Yes, yes, of course. But I'm talking about the total. Of course, it will depend. Excellent, nice, very good. It will depend बेटा कि किसके नजदीक रखेगा, वहां से ज्यादा जाएगा कि दूर से ज्यादा जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा. बट आई एम सेइंग अबाउट ओवरऑल पे डिपेंड नहीं करेगा. बट अकॉर्ड विद पर्टिकुलर सेक्शन कितना फ्लक्स जा रहा है वो चेंज करेगा. अगर आप यहाँ रख दोगे तो यहाँ से कुछ अलग जाएगा, यहाँ से कुछ अलग जाएगा इसकी वजह से. बट ओवरऑल अगर आप दोनों का क्यूमुलेटिव ऐड कर दोगे ना, so that will remain same, q by epsilon naught. Is it clear बेटा? So we assume that it's originating from the center. Yeah, right now we are placing this at center. अभी मैंने इसको सेंटर पे रखा है, और वैसे भी अगर आप ये ऐसे रख दोगे, जैसे यहाँ पे भी रख दोगे ना, तो ओवरऑल उतना ही रहेगा q by epsilon naught. लेकिन इतने सेक्शन से कुछ ज्यादा फ्लक्स जाएगा, इतने पार्ट से रिमेनिंग पार्ट से कम फ्लक्स जाएगा. सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट ओवरऑल अगर आप सबको ऐड कर दोगे ना, so you'll be getting the same q by epsilon naught. Yes. Okay. चलो, ऐसा रॉड प्लेस किया हमने. लेट्स से इस रॉड पे चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. पूरा रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये रॉड का लेट्स से कि पूरा लेंथ 2 मीटर का है, एंड 1.5 मीटर इज आउटसाइड, तो रिमेनिंग 0.5 होगा. और इस पे जो टोटल चार्ज आपने प्लेस किया है ना, वो 8 कूलम का है. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स. थ्रू सरफेस.
ओके, करें इसको सॉल्व। अब मुझे एक बात देखो, ये रॉड है, पूरा रॉड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले इसका आप यूनिफॉर्मली तो इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना सही रहेगा कि चार्ज पर यूनिट एरिया ले ले कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले ले? व्हाट शुड बी टेक? व्हाट शुड बी टेक हियर? ये रॉड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या लेना सही रहेगा मेरे लिए? चार्ज पर यूनिट लेंथ कि चार्ज पर यूनिट एरिया कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम? ये रॉड है ना बेटा, ना इसे क्या लेंगे बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ ना? Yes, sir. Okay, that will be charge gradient. So lambda ले लो, which is Q by L. इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं. That is called charge gradient also. Gradient. So what will be lambda here? Q आपका 8 है, लेंथ कितना दिया है? 2. So यहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा? Is it 4 कूलम पर मीटर? मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका आ गया 4 कूलम पर मीटर. अब देखो ये सरफेस के अंदर जो लेंथ है ना, चार्ज है ना, लेट मी से दिस इज Q डैश. सो Q डैश कितना हो जाएगा? Will it be equal to lambda into the length which is inside? ये टोटल 2 मीटर का था, ये 1.5 मीटर है, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा. सो lambda into what? 0.5. सो Q डैश कितना हो जाएगा? 4 into 0.5, 10 मीटर. सो क्या इसके अंदर 2 कूलम हो जाएगा? द चार्ज विच इज इनसाइड, क्योंकि पहले मैंने क्या किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला. सो लैम्डा Q by L. Q is what? 8, लेंथ दिया है 2, सो लैम्डा कितना हो जाएगा? 8 by 2 which is 4 कूलम पर मीटर. फिर इसके अंदर का चार्ज निकाला which is लैम्डा into 0.5, क्योंकि 1.5 मीटर बाहर है और ये टोटल रॉड 2 मीटर का था. सो अंदर कितना हो जाएगा? 0.5. सो Q डैश हो जाएगा 2 कूलम. सो नाउ इफ यू वांट टू गेट फ्लक्स, सो फ्लक्स कितना हो जाता है बेटा? इज इट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. ये फ्लक्स होता है ना. चार्ज इनसाइड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. इनसाइड द गॉसियन सरफेस. इनसाइड कितना है? 2 कूलम. सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 बाय एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर. दिस वुड बी द फ्लक्स. ऐसा आंसर आया था बेटा तुम्हारा? Have you got this answer? Yeah, sir. But I used it by direct approach. By what? Sir, I didn't use this lambda thing. I used direct proportion. Okay, no problem. Diya, Shubham, तुम्हारा आया था? इशिता? No, sir, I couldn't understand. Okay. इशिता, what about you? आया था बेटा तुम्हारा? No, sir, even I didn't get it. Okay, कोई बात नहीं. It's a good concept. And this was the ask in JEE mains examination. I don't remember the year कब पूछा. चलो नेक्स्ट और देखो, मेरा सजेशन होगा कि अगर तुमने को ये पढ़ा है ना अच्छे से, प्लीज गो थ्रू इट अगेन. मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आज तो नहीं, कल करूंगा. नोट सेंड कर देता हूँ अभी. एक बार दोबारा जरूर रिवाइज करना. कुछ भी फंसेगा मुझे दोबारा पूछ लेना. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. Can you go back? या मैंने इलेक्ट्रोस्टैट ऑलमोस्ट आपको पूरा पढ़ा दिया. कैपेसिटर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए इंटीग्रेशन का, वो नहीं करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कर लिया, गॉस लॉ कर लिया, कूलम्स लॉ कर लिया. टॉर्क नहीं किया. टॉर्क विल डू इन द नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. करिए ऐसे. मान लो एक आपका स्फेरिकल सरफेस है लाइक दिस. अंकिता समझा बेटा आपको पिछला वाला प्रॉब्लम? Yes, sir. कुछ भी डाउट रहेगा बेटा दोबारा देख के मुझे जल्द पूछ लेना. तुम्हारे लिए बहुत टफ है, आई नो दिस. ऐसे प्लेस किया है. पॉजिटिव चार्जेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, ध्यान रखना. सो पॉजिटिव चार्ज पूरा इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया. And on this we have placed a negative charge.
ठीक है, इसका लेंथ आप मान लो 4 मीटर का है, 1 मीटर इज इनसाइड। टेन कूलम का नहीं लेता हूं मैं, 16 कूलम का है। द चार्ज हियर वी आर हैविंग, और इसका पूरा लेंथ ले लो। Let me have this length as 6 meter, 36 कूलम। अंदर जो है वो 0.5 मीटर। So can you go back to the previous slide for me? हाँ, do it, just come back। रन बेटा हो गया करके? Yes. शुभम हुआ तुम्हारा ये? No, sir, I'm doing. Good. Shall I go to the next page? Yes. Good. I just have a water. Okay. आया आंसर किसी का? Anyone has got this? Yes. Very good. कितना है बेटा? -8 by epsilon naught. Minus what is that? Minus कितना बोला? 8. 8. Okay. Let's say this is rod 1. करता हूँ मैं भी करके देखता हूँ, क्रॉस चेक। ये rod 2, दो अलग अलग rods ले लेते हैं, rod 1 and rod। Let's go for rod 1 first. So इसका लैम्डा निकाल दो, चार्ज ग्रेडियंट। चार्ज ग्रेडियंट कितना हो जाएगा ये? Q by L। चार्ज 16, लेंथ 4, सो लैम्डा कितना हो जाएगा? 4। सो दिस इज 4 कूलम पर मीटर। लेट्स से बेटा इसके अंदर जो चार्ज है ना वो Q डैश है, सो Q डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू 1। सो Q डैश कितना हो जाएगा? 4 into 1। सो विल इट बी 4 कूलम विच इज इनसाइड?
के अंदर वाला ये जो चार्ज होगा इतने पार्ट में q डैश होगा, दैट विल बी 4 कूलम, राइट ना। अभी ये रॉड 2 के लिए एनालिसिस करते हैं। सो इफ विल बी गोइंग फॉर रॉड 2, इसका लैम्डा निकालिए, चार्ज ग्रेडियंट, दिस विल बी 36 माइनस ऑलरेडी डिफॉल्ट है वो, टोटल लेंथ कितना दिया था मैंने 6, सो लैम्डा कितना हो जाएगा 6 कूलम पर मीटर। लेट्स से कि इसके अंदर जो चार्ज है ना वो q डबल डैश है, q डबल डैश कितना हो जाएगा, will it be equal to q double dash is lambda into the length which is inside, which is what 0.5. so q double dash कितना होगा बेटा, lambda is your 6 minus, त्रिशा आपने ही गलती किया है, माइनस चार्ज है ना बेटा, माइनस लेना पड़ेगा, into 0.5. so q double dash कितना हो जाएगा, is it minus of 3 coulomb, will it be minus of 3 coulomb? होगा, राइट। अब व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, q इन कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू q डैश प्लस ऑफ q डबल डैश, सो q इन कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, कितना हो जाएगा, अगर आप प्लेस कर दोगे तो विल इट बी इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 3, सो नाउ व्हाट इज चार्ज इनसाइड 1 कूलम पर। so अगर आप फ्लक्स लिखोगे that is what charge inside the Gaussian surface by epsilon naught, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 1 by epsilon naught Newton meter square per meter. Sir, can you go to the previous page? Yeah बेटा, 1 second I'll go. You did everything right, the only thing was ना कि तुमने ये -3 की जगह पे +3 कर दिया, that's why you have added them. yes, ये तो 7 आएगा। Sorry, sir, I mistakenly divided it by 0.5 instead of multiplying. Okay. Rest everything you did the same way? Yeah. Great, very good. बाकी लोग आया था, इशिता you got the answer बेटा? Yes, sir. वाह, super. Diya and Subham, have you got both of you? Yes, sir. Super. Shall I take another? दूसरा बात करें? Next देखिए, एक और क्वेश्चन लेता हूँ. Again, I am taking this from JEE mains paper. And प्लीज अगले लेक्चर से पहले ना वो असाइनमेंट सॉल्व कर ले, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, अदरवाइज बेटा वो पेंडिंग में चला जाएगा. And one more assignment I will upload, past year JEE mains paper. This is from JEE NEET. Sorry, the paper which I uploaded is from NEET. One more I will upload JEE mains ka. ओके, अब देखो ये मेरा पूरा क्यूब है, इट्स अ क्यूब, और एक चार्ज को यहाँ प्लेस कर दिया, बीचों बीच एकदम सिमेट्रिकली प्लेस किया है, ठीक है ना, ये चार्ज को एकदम बीचों बीच सिमेट्रिकली प्लेस किया है. नाउ व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, ये जो हैच किया ना मैंने एरिया, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, फाइंड फ्लक्स passing through one surface.
जस्ट एनालाइज। और ये जो चार्ज पर रखा है ना मैंने, वो क्यूब के एकदम बीचों बीच सेंटर पे रखा है। दैट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सिमेट्रिक सेंटर। सो व्हाट विल बी total flux that will pass through one of the surface? Sir, can you go back to the previous? Done. नाइस है। एनी आंसर बेटा? कितना होगा एक सरफेस से? Q by 6 absolute. Excellent, excellent, very good. How you have done this? Explain. और टोटल में Q by epsilon naught होगा, 6 surfaces है तो एक surface है Q by 6 epsilon. Why? Because symmetrically place किया है ना, चार्ज एकदम सिमेट्रिकली फ्लक्स प्लेस किया है। ओके, नाउ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इसमें से? टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एफ फाई टी कर देता हूँ टोटल फ्लक्स। विल इट बी इक्वल टू क्यू बाई 6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट द टोटल फ्लक्स, है ना। अब ऐसा टोटल 6 सरफेसेस थे, तो किसी एक सरफेस से कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू वन सरफेस will be कितना? 5 इज इक्वल टू, क्योंकि 6 1 2 3 4 5 और एक फ्रंट का सरफेस, टोटल 6 सरफेस हो गया ना। तो एक सरफेस से फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स का 6। सो व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स? विल इट बी इक्वल टू q by 6 of epsilon naught न्यूटन per square per meter. Is it clear? इसी तरह समझा बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया अभी, ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, बाकी सभी को क्लियर है? सर्कुलर टू एवरीवन। शुभम, इज इट क्लियर? Yes. ठीक, ठीक, we'll wind up for today, and before next lecture I'll send the notes and upload the video by tomorrow, and I'll send the notes of this जो हमने अभी डिस्कस किया, and next lecture से पहले please solve that questions 19, क्योंकि अगले लेक्चर में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Is it clear everyone? Yes. Okay, आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सबको? दिया? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक, we'll wind up for today. Bye, sir. Bye bye.